विद्यार्थियों, आज हम लोग आरोह भाग 2 में संकलित जैनेंद्र कुमार का निबंध बाजार दर्शन पढ़ेंगे। यह पाठ आपको सबक देता है कि सच्चे उपभोक्ता बने और बाजार को तथा अपने जीवन को भी सार्थकता प्रदान करें। लाभ और लोभ में, उत्साह और उद्दंडता में, महत्वाकांक्षा और निरंकुशता में, आत्मविश्वास और अहंकार में, आत्मसंतुष्टि और आत्ममुग्धता में बड़ा महीन अंतर होता है। बाजार में कोई भी वस्तु हो, बाजार का कोई भी सामान हो, वो अलग अलग ब्रांडों में होता है। तो हर सामान के ब्रांड की सबसे बड़ी विडंबना होती है कि वह खुद को बाजार में बनाए रखे, और इसके लिए सबसे बड़ा हथियार जो इस्तेमाल होता है वह है विज्ञापन यानी प्रचार तंत्र। बाजार में अपने प्रचार के लिए कैरेक्टर चुना जाता है जो अपनी भाषा, विषय वस्तु और अभिनय से उपभोक्ता को नियंत्रित कर सके, ब्रांड का प्रचार कर सके। तो इस तरह से आज के जिस आर्थिक युग में हम लोग जी रहे हैं, इस आर्थिक युग के दो आधार हैं, उपभोक्तावाद एवं बाजारवाद। उपभोक्तावाद से क्या तात्पर्य है? उपभोक्ता यानी सामान खरीदने वाला। जब सामान खरीदने वाले यानी उपभोक्ता को नियंत्रित कर बाजार तक लाने का प्रयास किए जाने लगता है तो उसे उपभोक्तावाद कहते हैं। इसमें सबसे बड़ा हाथ होता है विज्ञापन का। जब एक बार उपभोक्ता यानी खरीदने वाला काबू में हो जाता है तो फिर उसी के अनुसार बाजार को सजा धजा कर चमक दमक के साथ चकाचौंध बना देना, बाजार का पोषण करना बाजारवाद है। और ये दोनों, बाजारवाद और उपभोक्तावाद, ये दोनों कैसे हमारा नुकसान करते हैं, कैसे हम इनके जादू से बच सकते हैं, कैसे हम सच्चे उपभोक्ता बनकर बाजार को सार्थकता दे सकते हैं, इसके लिए मन का विज्ञान कैसे काम करता है, यही सबक इस पाठ का केंद्र बिंदु है जो हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। आइए पहले हम पाठ के लेखक के विषय में जान लेते हैं। इस पाठ के लेखक हैं जैनेंद्र कुमार, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में सन 1905 ईस्वी में हुआ था। इनका बचपन का नाम आनंदीलाल था। पिता का सहारा बचपन में ही उठ जाने से मां की छाया में इनका पालन पोषण हुआ। महात्मा गांधी से बहुत प्रेरित थे और महात्मा गांधी की प्रेरणा से ही स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े थे। कई बार जेल भी गए। यहाँ तक कि इनकी पहली रचना, इन्होंने अपना पहला लेख अहिंसा जो लिखा वह जेल में ही लिखा। तो इस तरह से इनके लेखन का आरंभ जेल से ही हुआ। फिर धीरे धीरे ये लिखते रहे और उच्च कोटि के साहित्यकार बन गए। इनकी पहली कहानी खेल है जो बड़ी प्रसिद्ध है, यह आपको जानना चाहिए। तो गांधीवादी चिंतन दृष्टि, गांधी जी की प्रेरणा से गांधीवादी चिंतन दृष्टि इनकी पूरी की पूरी रचनाओं में, चाहे वे उपन्यास हों, कहानी संग्रह हों, निबंध संग्रह हों, यहाँ तक कि खुद गांधी जी के जीवन को आधार बनाकर गांधी जी की जीवनी इन्होंने अकाल पुरुष गांधी नाम से लिखा है। तो सब में गांधीवादी चिंतन दृष्टि प्रमुखता से दिखाई देती है। इनकी साहित्यिक विशेषताओं में भी वह चीज़ दिखाई देती है, यह गांधीवादी चिंतन दृष्टि। रचनाएं इनकी यहाँ बॉक्स में हैं, देख सकते हैं आप। उपन्यास कौन कौन है? परख, अनाम स्वामी, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, जयवर्धन, मुक्तिबोध। इनके कहानी संग्रह वातायन, एक रात दो चिड़िया, फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब। निबंध संग्रह प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रिय, सोच विचार, समय और हम। तो ये सब इनकी रचनाएं हैं। अकाल पुरुष गांधी का नाम हमने अभी लिया ही कि गांधी जी की जीवनी है, वह इन्होंने ही लिखा है। सम्मान की बात करें तो इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, भारत भारती सम्मान, पद्म भूषण सम्मान मिला, यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने इनका संक्षिप्त जीवन परिचय देखा। आइए इनके साहित्यिक विशेषताओं पर बातचीत कर लेते हैं।
जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि गांधीवादी चिंतन दृष्टि इनकी रचनाओं के केंद्र में है। तो मानवतावादी विचारधारा जो है वह भी इसी गांधीवादी चिंतन दृष्टि का परिणाम है। मानवतावादी विचारधारा क्या है? जब हम मनुष्य को केंद्र में रखकर मनुष्यता और मानवता के लिए बात करते हैं तो वह मानवतावादी विचारधारा कहलाती है। वह विचारधारा जो मानवता की, मनुष्यता की, मनुष्य को मनुष्य बनाने की बात करे, वह विचारधारा मानवतावादी विचारधारा है। और गांधी जी के जो दो मूल सिद्धांत थे, सत्य और अहिंसा, यह सत्य, अहिंसा, प्रेम वस्तुतः इस मानवतावादी विचारधारा के ही पोषक हैं और जैनेंद्र की रचनाओं में भी इस विचारधारा और इस चिंतन दृष्टि को गहराई से हम पाते हैं। तो ये दो मूल जैनेंद्र की विशेषताएं हैं। मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में जैनेंद्र बहुत प्रचलित हैं और महत्वपूर्ण बात यह है विद्यार्थियों कि मन की गांठों को सूक्ष्मता से पकड़ने और उनका पोस्टमार्टम कर किस्सा गोई शैली में अपनी कहानियों में अभिव्यक्त कर देने वाले रचनाकारों यानी मनोवैज्ञानिक रचनाकारों, मनोवैज्ञानिक कथाकारों में जैनेंद्र जी का प्रारंभिक होते हुए भी, सबसे पहला होते हुए भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान है। इनके उपन्यासों और कहानियों में तो इस मनोवैज्ञानिक विशेषता का कहना ही नहीं है। आप इनके निबंधों में भी मनोवैज्ञानिकता को पाए बिना नहीं रहेंगे। जब आपके पाठ्यक्रम में संकलित बाजार दर्शन पाठ हम पढ़ेंगे तो बखूबी इस बात को देखेंगे कि वहाँ भी यह मनोवैज्ञानिक व्यक्तित्व उपस्थित हो गया है। और इसी मनोवैज्ञानिक आधार के कारण इनकी रचनाओं में विचार और चिंतन की प्रधानता आ गई है। इस पूरे विचार और चिंतन के केंद्र में गांधीवादी विचारधारा है। इसी से मनुष्य और मानवता यानी मानव हित चिंतन प्रमुख हो उठा है। भाषा इनकी सरल संप्रेषणीय है। संप्रेषणीय का तात्पर्य क्या है कि यह जो अपनी बात कहना चाहते हैं, इनके जो विचार या भाव हैं, वह बखूबी पाठक तक सरलता से संप्रेषित हो जाते हैं, पहुंच जाते हैं। पाठक इनके विचारों को आत्मसात कर लेता है, सरलता से आत्मसात कर लेता है। यही सरल संप्रेषणीयता है। इसी को सरल संप्रेषणीयता कहते हैं। दूसरी बात, इनकी रचनाओं में बातचीत की अनौपचारिक शैली मिलेगी। निबंध भी अगर यह लिखते हैं तो अपनी बातों, अपने विचारों को पुष्ट करने के लिए जो उदाहरण चुनते हैं वह जीवन संदर्भों से लेते हैं और सामान्य जीवन संदर्भों से चुने हुए वे उदाहरण ऐसा लगता है कि जैसे लेखक के विचार बोझिल न होकर सहज बातचीत के तरह से सहज बातचीत करते हुए हमारे तक आ रहे हैं और हम उनको ग्रहण कर रहे हैं। तो यह अनौपचारिकता, बातचीत की शैली में अपनी बात कहना जैनेंद्र की एक अपनी विशेषता है। और निबंध पर भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। फ्रांसीसी लेखक मांतेन को निबंधों का जनक माना जाता है। निबंध गद्य की वह विधा है जिसमें लेखक अपने मन की बात कहता है। विषय उसके लिए क्या होता है? एक बहाना होता है। वस्तुतः उस विषय के माध्यम से अपने विचार, अपनी अनुभूति, आत्मानुभूति, अपनी चिंतन दृष्टि को वह व्यक्त करता है। तो निबंध में लेखक का अपना विचार होता है। विषय तो एक बहाना है और उस विचार को, उस वैचारिकता को व्यक्त करना ही निबंध में लेखक का मूल उद्देश्य होता है। तो जैनेंद्र के निबंधों की बात की जाए तो इनमें गहरी वैचारिकता के साथ साथ साहित्य सुलभ लालित्य का संयोग भी है। साहित्य सुलभ लालित्य मैंने कह दिया, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कि वह बातचीत की शैली में, अनौपचारिक शैली में बड़ा सरल ढंग से है, भावात्मक प्रयोग है उसका। लगेगा ही नहीं कि लेखक के विचार भारी या बोझिल हैं, बल्कि ऐसा लगेगा वह सहज भाव से आ रहे हैं और उन विचारों को पाठक सहज भाव से ग्रहण कर रहे हैं। तो इस तरह से यह इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं। साहित्य के संबंध में जैनेंद्र का अपना दृष्टिकोण क्या है, वह जानने के लिए साहित्य के संबंध में अपने एक निबंध साहित्य का श्रेय और प्रेय में जैनेंद्र ने लिखा है
और मैं उनमें से 2 पंक्तियां चुनकर यहाँ ले आया हूँ। यहाँ बॉक्स में है, आप देख सकते हैं। साहित्य की कसौटी वह संस्कारशीलता है जो हृदय से हृदय का मेल चाहती और एकता में निष्ठा रखती है। सहृदय का चित्त मुदित करता है वह साहित्य खरा, संकुचित करता है वह खोटा है। इसका मतलब यह हुआ कि साहित्य वस्तुतः हृदय से हृदय का मेल कराकर लोगों में आपसी प्रेम और सद्भाव विकसित करके अनेकता में एकता स्थापित करता है, वह साहित्य है। और यही साहित्य का उद्देश्य है, लोगों में मेल कराना और अनेकता में एकता स्थापित करना। और सहृदय का चित्त मुदित करना सहृदय को आनंदित भी करता है। सहृदय को आनंद प्रदान करते हुए साहित्य लोगों में मेल कराता है, लोगों में प्रेम पैदा करता है और वह लोगों में एकता का सूत्रपात करता है, लोगों में एकता बनाता है। तो यह साहित्य है, यह साहित्य की कसौटी है। अब आइए हम पाठ का सारांश देख लेते हैं। पाठ को मैंने कुछ शीर्षकों में बांट दिया है, उसी के अनुसार हम लोग बातचीत करेंगे। पहला है बाजार का मूक आमंत्रण और परचेजिंग पावर। विद्यार्थियों, बाजार में वस्तुओं को खूब सजा सजा कर रखा जाता है। सजे धजे बाजार को देखकर मन में चाह उत्पन्न होती है। दरअसल वह चाह नहीं बल्कि मन का अभाव है। आदमी को लगने लगता है कि जो उसके पास है वह काफ़ी नहीं है, उसे और चाहिए, और चाहिए। बाजार ऐसे खाली मन वाले को आमंत्रित करने लगता है, आओ मुझे लूटो और लूटो। उदाहरण देते हुए लेखक कहते हैं कि उनके एक मित्र खाली हाथ बाजार जाते हैं और लौटने पर उनके साथ बहुत से बंडल रहते हैं। पूछने पर कि यह क्या है, जवाब देते हैं, यह जो साथ थीं। यानी इस खरीदारी का आरोप पत्नी पर मढ़ देते हैं और प्रायः इस मामले में पत्नी या महिलाओं या स्त्रियों की ओट ले ली जाती है। लेकिन इसमें एक और मुख्य बात है, वह है पैसे की गर्मी या मनी बैग का भरा होना। पैसा पावर है और पैसे की उस परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। लेकिन संयमी लोग भी होते हैं जो फिजूल सामान को फिजूल समझते हैं। लेखक के एक और मित्र दोपहर में बाजार गए, शाम को लौटे पर खाली हाथ। पूछने पर बोले, सब खरीदने को मन होता था, लगता था सब खरीद लूं, और सब खरीद नहीं सकता था। कुछ लेने का मतलब बाकी सबको छोड़ देना था। चूंकि मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं खरीदा। अतः आदमी अगर अपने को न जाने, वह यह न जाने कि उसे चाहिए क्या या उसकी आवश्यकता क्या है, तो बाजार का यह मूक आमंत्रण और परचेजिंग पावर आदमी को असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल कर पागल एवं बेकार बना सकता है। तो यह है बाजार का मूक आमंत्रण और परचेजिंग पावर। इसे समझना बहुत आवश्यक है। साथ ही लेखक कहते हैं कि बाजार में जादुई ताकत है। मैं ऊपर बॉक्स में पाठ की हुबहू कुछ पंक्तियां लिखा हूं, ध्यान दें आप। बाजार में एक जादू है, पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। वह यह कि जब बाजार जाओ तो खाली मन न हो, मन खाली हो तब बाजार न जाओ। इसका मतलब बाजार जब आप जाएं तो आपका मन खाली न हो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जब हम बाजार जाएं तो हमें स्पष्ट पता होना चाहिए कि हमारी ज़रूरत क्या है और हमें लेना क्या है। इसका मतलब यह है कि बाजार की चकाचौंध देखकर खरीदारी में मन को मनमानेपन की छूट न हो। अन्यथा फिर क्या होगा? फिर होगा यह कि बाजार हम पर हावी हो जाएगा। हम बाजार को लूटने में लग जाएंगे, वस्तुतः हम खुद लूट जाएंगे। तो हमें अपनी ज़रूरत पता होनी चाहिए। खाली मन सब कुछ खरीद लेना चाहता है।
जेब खाली हो और मन भरा न हो तब भी यह जादू चल जाता है, और जेब भरी हो और मन खाली हो तब तो पूछना ही नहीं। तो हम सच्चे उपभोक्ता बने, और सच्चा उपभोक्ता वही हो सकता है जिसे यह पता हो कि उसकी ज़रूरत क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है, और उसे खरीदना क्या है, उसे लेना क्या है। वहीं बाजार की इस जादुई ताकत के प्रभाव से बच भी सकता है और संभल भी सकता है। पाठ से ही हमने एक और वाक्य चुन करके नीचे वाले बॉक्स में रखा है। ध्यान दीजिए आप, बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना। बाजार किस लिए है? वह हमारी ज़रूरत के समय काम आए, हमारी आवश्यकता के समय काम आए। वह हमारी आवश्यकता और ज़रूरत के लिए है। तो अपनी आवश्यकता और ज़रूरत को जब हम जानते रहेंगे तो बाजार जाएंगे तो वहीं खरीदेंगे जो ज़रूरत है, और बाजार की जादुई ताकत, उसके मूक आमंत्रण से हम बच पाएंगे। आगे देखते हैं। भगत जी का व्यक्तित्व। लेखक अपने पड़ोस में रहने वाले एक भगत जी का उदाहरण भी देता है। लेखक बताता है कि भगत जी चूरन बेचने वाले हैं और लोकप्रिय भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं। उनका खूब चूरन बिकता है। इसके बाद भी वह 6 आने पैसे से अधिक कभी नहीं कमाए। 6 आना पैसा आज रुपया है। जिस समय यह पाठ लिखा गया था उस समय पैसा और आना ये दोनों चलते थे। इन्हीं के माध्यम से लेन देन और व्यापार होता था, लेन देन होता था, खरीदारी होती थी। इनका बड़ा महत्व था। 6 आना पैसा एक व्यक्ति के लिए, अकेले एक व्यक्ति के लिए, एक दिन के लिए जीवन यापन के लिए पर्याप्त होता था। तो वह 6 आने पैसे से अधिक कभी नहीं कमाए। वह उसका व्यापार नहीं करते। 6 आने होते ही जैसे ही 6 आना कमा लेते, शेष चूरन बच्चों में बांट देते। तो भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। व्यापारी उनसे व्यापार करना चाहते थे, उनके चूरन के लिए पैसा आगे बिछा रहता है, लेकिन भगत जी का मन अडिग रहता है। वह जानते हैं कि पैसे की व्यंग्य शक्ति अपने सगों को दूर कर देती है, लोगों को कृतघ्न बना देती है, लेकिन भगत पर उसका कोई वार नहीं होता। क्यों क्यों भगत जी बच जाते हैं? कौन सी ऐसी शक्ति है वह? आप उसे स्पिरिचुअल कह सकते हैं, धार्मिक कह सकते हैं, आत्मिक कह सकते हैं, नैतिक कह सकते हैं, जो चाहे मन आप कह लें। लेकिन एक बात तय है, उस बल में, उस शक्ति में एक बात जरूर होगी। क्या? संचय की तृष्णा और वैभव की चाह कदापि न मिलेगी। भगत जी के अंदर न संचय की तृष्णा है। संचय बहुत ज़्यादा इकट्ठा, जो देखे, किसी को देख लिए कोई चीज़ और उसको हम भी ले लें, तो यह जो भाव है यही व्यंग शक्ति है। आप पैदल जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, और बगल से कोई कार से निकल जाए और उसकी कार को देखकर आपकी आंखों में बात खलने लगे, खटकने लगे, तो यह क्या है? यही पैसे की व्यंग शक्ति है। तो भगत जी का मन संचय की तृष्णा और वैभव की चाह से बहुत दूर था। उनका मन अडिग था। एक बार भगत जी बाजार गए, अपने सारे वैभव के साथ बाजार मूक मौन आमंत्रण का जाल फैलाए पड़ा था। बाजार सजा धजा था, सब कुछ था, लेकिन भगत जी बेपरवाह। क्यों? क्योंकि मन उनका अडिग था। बाजार के किसी सामान से न उनको लोभ थी, न प्रीति, न प्रेम, न ईर्ष्या। क्यों? क्योंकि उन्हें चाहिए था जीरा। उन्हें अपनी आवश्यकता और जरूरत पता थी, उन्हें जीरा चाहिए था। इसलिए बगल में कोने में एक पंसारी की दुकान के पास गए और सहज भाव से अपनी आवश्यकता भर जीरा खरीदा, और चांदनी चौक वह बाजार जो चमक धमक सजा धजा पड़ा था, उस चांदनी चौक वाले बाजार को आशीर्वाद देते, उसका कल्याण चाहते वापस लौट आए। तो यह है मन की स्थिति, जिस पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। न लेना न देना, बस जो ज़रूरत है उस ज़रूरत भर काम करना। तो इस तरह से आप बाजार को सार्थकता दे सकते हैं, सच्चे उपभोक्ता बन सकते हैं। कैसे? अपनी ज़रूरत को जानकर, पहचान कर।
जो भी सच्चा उपभोक्ता होगा वह जानता होगा कि उसे बाजार से क्या चाहिए। सच्चा उपभोक्ता जानता है कि उसे क्या लेना है, क्या आवश्यकता है, क्या खरीदना है। और जो नहीं जानते वे सच्चे उपभोक्ता नहीं हैं। जो नहीं जानते कि उनकी ज़रूरत क्या है, वे परचेजिंग पावर के गर्व में न तो बाजार से लाभ उठाते हैं और न तो बाजार को ही सच्चा लाभ देते हैं। वे बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। मैंने यहाँ पाठ से ही हूबहू उठा करके कुछ पंक्तियाँ रखी हैं बॉक्स में, ऊपर देखिए आप। बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं। अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ देते हैं। तो वे लोग बाजार का बाजारूपन ही बढ़ाते हैं। और जब बाजार का बाजारूपन बढ़ता है तो इसमें क्या होता है? इससे कपट बढ़ता है। इससे क्या होता है? कपट बढ़ता है। और कपट बढ़ने से फिर क्या होता है? कपट बढ़ने से आपसी सद्भाव में कमी आती है। और जब आपसी सद्भाव में कमी आती है तो आदमी न भाई रह जाता है, न मित्र रह जाता है, न सुहृद रह जाता है, न पड़ोसी रह जाता है, और एक दिन वह आदमी भी नहीं रह जाता। वह पैसे के अहंकार का पुतला बनकर जीवन भर जीता है अपने झूठे अहंकार में। ऐसे बाजार में आवश्यकताओं का लेन देन नहीं होता, बल्कि शोषण होता है। कपट तब सफलता पाता है जब एक निष्कपट उपभोक्ता का शिकार होता है। ऐसे बाजार मानव जाति के लिए, मानवता के लिए विडंबना है। ऐसे बाजार का शास्त्र या अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, मायावी शास्त्र है, ऐन्द्रजालिक शास्त्र है, जादुई शास्त्र है और अनीति शास्त्र है। तो ऐसे बाजार का पोषण करना, ऐसे बाजार का पोषक अर्थशास्त्र अनीति शास्त्र है जो कपट को बढ़ावा देता हो। विद्यार्थियों, पाठ से ही चुनकर हमने एक और वाक्य लिखा है, ध्यान दीजिए इस पर। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर सद्भाव की घटी। कपट किसे कहते हैं? आप देखते होंगे कि परिवार में 4-5 भाई रहते हैं, बहुत प्रेम से रहते हैं, लेकिन अचानक से उनमें वह प्रेम नहीं रह जाता। धीरे धीरे विद्वेष पैदा होने लगता है। उनके परस्पर सद्भाव में कमी और घटी दिखाई देने लगती है। क्यों ऐसा होता है? ऐसा होता है कपट के कारण। कपट मतलब व्यक्तिगत स्वार्थ जब जग जाता है। एक ही माँ के गर्भ से जन्मे 2 बच्चे, एक ही माता पिता की 2 संतान, जब वो अपना अपना काम करने लगते हैं, जब वो अपना अपना बढ़ती बनाने लगते हैं, जब वो अपनी कमाई से अपना ध्यान देने लगते हैं, फिर परिवार में उनका ध्यान अपने स्वार्थ के प्रति आकर्षित होने लगता है और उनको अपनी बढ़ती दिखाई देने लगती है। इसी प्रकार कपट का जन्म होता है। यही कपट है। और जैसे ही यह कपट जन्म लेता है, वैसे ही विद्वेष और परस्पर सद्भाव में, परस्पर प्रेम में कमी आनी शुरू हो जाती है। सहोदर भाइयों का रिश्ता औपचारिकताओं का हो जाता है। माता पिता जिंदा रहते हैं, लेकिन बच्चे अपनी अपनी बढ़ोतरी में लग जाते हैं। अपने अपने नाम से घर खरीदते हैं, ज़मीन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, बंगला खरीदते हैं। माता पिता जिंदा हैं। आप देख सकते हैं आपके गांव में, घर में, समाज में, मोहल्ले में ये होता है। यही है कपट की बढ़ती का अर्थ, परस्पर सद्भाव की घटी। तो यह पाठ का मूल सबक है। जब हम अगले वीडियो के अगले भाग में आएंगे तो पाठ से चुने हुए गद्यांश लेकर आएंगे, जिसमें देखेंगे कि इन मुद्दों पर कैसे बहुत गंभीरता से बात की गई है। वहाँ हम और गंभीरता से बातचीत करेंगे। और यह पाठ आपके लिए जो 17-18 वर्ष की उम्र है, यह विशेष महत्वपूर्ण रखता है कि ताकि आप समझ जाएं कि संवेदना क्या होती है, प्रेम क्या होता है, परस्पर सद्भाव क्या होता है, मनुष्यता क्या होती है, मनुष्य होना क्या होता है, त्याग क्या होता है, प्रेम क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को आप समझ जाएं और इसके अनुसार अपना जीवन जिंदगी भर आजीवन जिएं, खुशी से जिएं, प्रेम से जिएं। इसीलिए यह पाठ आपके
पाठ्यक्रम में रखा गया है। तो आगे की वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम मिलेंगे फिर। पुनः धन्यवाद।